सो हेलो ब्रियन, तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, लगातार क्लास को रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं आदर्श सिंह और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। और आज की इस क्लास में देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 की जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश क्षेत्र, इसको वन शॉट में खत्म करने वाले हैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने है, कॉपी कलम लेकर बैठना और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करते चलना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर विद्युत आवेश होता क्या है, क्योंकि आप समझने जा रहे हो विद्युत आवेश क्षेत्र, तो इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सी सिंपल परिभाषा लिख दी है कि धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपके बुक की डिफिनेशन नहीं है, ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ये गणितीय डिफिनेशन है, लेकिन अगर आप अच्छे समझो ना तो क्या होता है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है, ये कोई पदार्थ नहीं होता। जैसे कि आप अच्छे हो, ये आपका गुण है ना, तो विद्युत पदार्थ क्या होता है, ये किसी पदार्थ का गुण होता है। और जिस पदार्थ में गुण पाया जाता है ना, जो पदार्थ जो है आवेशित हो जाता है, जो वस्तु आवेशित हो जाती है ना, वो दूसरे वस्तुओं को क्या करती है, उस पर बल लगाती है। कौन सा बल? आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का। कैसे लगाती है वो तो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो आप इतना समझो कि जो विद्युत आवेश होता है ये किसी पदार्थ का गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, विशेषता होता है। ठीक है, जिससे ये क्या करता है, दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या तो उसे दूर भगाता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, चलो तो आप इतना समझ गए, चाहो तो आप ये डिफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, वरना जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसकी गणितीय डिफिनेशन, ये तो मतलब कि मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, और इस पर भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये डिफिनेशन भी लिख सकते हो, ये गणितीय डिफिनेशन है। ठीक है, धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, और इसे विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा कि आवेश बराबर क्या होता है, धारा और समय का गुणनफल। ठीक है, यानी क्यू बराबर धारा और गुणे में समय। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब धारा को आई से लिखते हैं और समय को लिखते हैं टी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। और क्यू बराबर एन ई भी होता है। ठीक है, क्यू बराबर एन ई भी होता है। ये फॉर्मूला रट लो भाई, क्योंकि यहाँ से जो है आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यू बराबर एन ई, यहाँ पर जो है ये तो आप समझ गए कि हाँ क्यू बराबर आई टी में आई जो है धारा है और टी समय है। क्यू बराबर एन ई में क्या है, तो देखो ये जो क्यू है ये तो आवेश है, सभी को पता है आपको। एन जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो ई है ये दिखाता है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो दिखाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कमेंट करके बताओ आप, कमेंट करके बताओ आप सभी लोग, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है ई, और जो एन होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समझाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, समझ गए इतनी बात। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। चलो भाई, अब हम इसका मात्रक, बीमा और इसके प्रकार समझते हैं। ठीक है, मात्रक और बीमा इसके प्रकार समझते हैं। तो मात्रक जो है आप कहाँ से निकालोगे, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप इस जो है इसका मात्रक भी निकाल सकते हो। जैसे देखो इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय है ना। तो सबसे पहले क्या लिखो, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक यानी कि एम्पियर लिखो। ठीक है, एम्पियर। उसके बाद में गुणे में समय का मात्रक लिखो। ठीक है, क्या है, सेकंड होता है ना, क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पर अच्छे से लिख नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ एम्पियर सेकंड, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है ये बन जाएगा इसका मात्रक एम्पियर सेकंड। वरना एक और जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मात्रक है वो है कूलाम। सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस जो है इसका फॉर्मूला जो है, मतलब इसका मात्रक जो है वो है कूलाम। ठीक है, ये याद रखना। चलो, अगर आप इसकी बीमा लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, बीमा कैसे लिखोगे, देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से बीमा भी लिख लोगे। जैसे फॉर्मूले में क्या है, धारा और गुणे में समय, तो पहले आप धारा की बीमा लिखो और गुणे में फिर समय की बीमा लिखो। धारा की बीमा, धारा की बीमा होती है ए और समय की बीमा होती है टी। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, है कि नहीं, ए टी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने बीमा भी निकाल लिया और मात्रक भी निकाल लिया। अब अगर हम इसके प्रकार समझने की कोशिश करें तो प्रकार जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। पहला क्या होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है ऋणावेश। अगर आपको कहीं भी चर्चा होती दिख जाए कि जहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई त्याग रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है जा रहे हैं, तो वहाँ पर धनावेश होगा। अगर कहीं आपको लग रहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऋणावेश होगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है नोट कर लेना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब धनावेश, और अगर आ रहा है तो इसका मतलब ऋणावेश। ठीक है, ये समझ में आया। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने शुरुआत में बताया था कि जब कोई वस्तु जो है आवेशित हो जाती है तो वह बल लगाती है ना, वो बल लगाती है। तो बल आकर्षण का कब लगाती है, प्रतिकर्षण का कब लगाती है, ये समझो। जब क्या होता है ना, जब दो आवेश एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो यहाँ पर जो है वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ठीक है, और अगर जो है एक धनावेश से एक ऋणावेश यानी विपरीत प्रकृति के हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो
मतलब समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। ये समझ में आया? जैसे कि होता नहीं है मेल मेल आकर्षण है ना, फीमेल फीमेल सॉरी मेल मेल प्रतिकर्षण है ना, ये लड़कों लड़कों में कभी प्यार नहीं हो सकता है नहीं, दोस्ती नहीं हो, मतलब दोस्ती हो सकती है, मतलब प्यार नहीं हो सकता है कि नहीं। क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल में ही होता है। इस तरह आप समझ सकते हो भाई, ठीक है, ठीक है, कि एक मेल मेल में भी नहीं हो सकता, एक फीमेल फीमेल से भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो आप समझते हो, ठीक है। उसके बाद तो इसीलिए जो है समान प्रकृति के आवेश में कभी आकर्षण का बल नहीं हो सकता। ये कब होगा, जब आवेश होंगे विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, यानी एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है, तब ये जो है यहाँ इनके बीच जो है आकर्षण का बल कार्य करेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाता है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। ये जो है आवेश की विशेषता है, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। अगर आप सभी ने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा तो आप लोग इसे फटाक दे बता दोगे, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण कहता है कि ऊर्जा को ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है और ना उत्पन्न किया जा सकता, मतलब कि इसे पैदा नहीं किया जा सकता और ना इसे हम खत्म कर सकते हैं। बस ये क्या होती है, ऊर्जा को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहता है आवेश संरक्षण का भी नियम। ये क्या कहता है कि हाँ, विद्युत आवेश जो होता है इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो नियत रहता है, ठीक है। किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है नियत रहता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, किसी भी संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण या आवेश संरक्षण, वो यही बात कहता है कि हाँ, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बस इसे क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में मतलब कि चेंज कर सकते हैं। जैसे उसी तरह आवेश है कि आवेश को क्या कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। किस तरह देखो, एक वस्तु जो आवेशित है, दूसरी वस्तु अनावेशित है यानी आवेशित नहीं है, तो जब इसको इसके पास लेकर जाओगे ना तो जो है ये दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, दो वस्तुओं को रगड़ोगे, जैसे कि आप जो है इस तरह कभी आपने किया होगा ना, जब आप जो अपने सूखे बालों में कंघी को लेकर जाते हैं, रगड़ते हैं ना, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो, उसको जो है उसमें थोड़ी सी हलचल उत्पन्न हो जाती है ना, कुछ जो कागज़ है वो कंघी के पास आने लगते हैं ना, कुछ जो है दूर भागने लगते हैं, तो इसमें हो क्या गया, आखिर इसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। तो इसी तरह आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे तौलिया रगड़ो, हो गया उत्पन्न आवेश, ठीक है, इस तरह होता है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। अब देखो, इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो समझते हैं क्या होता है। तो कूलाम चच्चर ने बताया क्या कि अगर हमारे पास कोई दो आवेश हैं इस तरह, ये Q1 और Q2 और कुछ दूरी पर रखे गए हैं, कितनी दूरी पर, हम मान लेते हैं कि R दूरी पर रखे गए हैं, तो इन्होंने कहा कि इनके बीच बल कार्य करेगा, यानी जहाँ दो आवेश आएंगे तो वहाँ पर उनके बीच जो है बल लगेगा। ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, अगर आपको याद हो। अब वो बल चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, लेकिन बल लगेगा, ठीक है। आकर्षण का कब होगा, प्रतिकर्षण का कब होगा, मैंने पहले बताया कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो आकर्षण होगा, अगर उनकी प्रकृति समान है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, ठीक। तो इनके बीच बल लगेगा, तो इन्होंने कूलाम चच्चर ने कहा कि जो बल लगेगा ना, बल जो F बल लगेगा वो क्या होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। अच्छा भाई, एक बात बता दिया, फिर क्या बताया कि जो बल होगा ना वो इनके बीच की जो दूरी है R, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी R इसका वर्ग क्या होगा, R², इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/R², तो इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F फ्रैक्शनल 1/R², ठीक है। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब जब इसको सन्निहित करोगे तो देखो ये हो जाएगा F बराबर F फ्रैक्शनल Q1 Q2/R² हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आप सभी को पता है कि जब कभी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है ना, और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आ गया। जब मैंने इसको हटाया वो क्या था, K, ठीक है, वो कांस्टेंट क्या है, K, और K यानी कि K बराबर यहाँ पर है 1/4πε0, ठीक है। तो यानी जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल करके आया गया, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। अब जो देखो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो R है ये तो दूरी है, Q1 ये पहिलकवा आवेश है और Q2 दूसरकवा आवेश है, ठीक है। लेकिन ये 1/4πε0 क्या है, तो इसमें कोई देखो, पाई जो है, पाई सभी को पता है, ε0 क्या है, ये क्या है, विद्युतशीलता, ये क्या है, विद्युतशीलता, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, ε0,
समझ में आया? इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर आपको न्यूमेरिकल लगा रहे हो और कहीं पर आपको ये फॉर्मूला दिख जाए, मतलब कि बल वहाँ पर अगर आपको निकालना हो तो वहाँ पर आप जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस तरह रखोगे ना, 1/4 गुणे 22/7, ये कौन जाएगा इतना झाम करने। बस इसके स्थान पर क्या रख देना, 9 गुणे 10 की घात 9 रख देना। जहाँ पर न्यूमेरिकल में ये आ जाए ना, इसके स्थान पर ये रख देना, ठीक है, 9 गुणे 10 की घात 9। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो भाई, मैं जो है स्पेशली बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ, मैं पीडीएफ पर आज पहली बार फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पीडीएफ पर पहली बार फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए अगर समझ में नहीं आएगा ना तो आप कमेंट करना, मैं जो है इसको बोर्ड पर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। हालांकि जो डेरिवेशंस होते हैं उनको मैं बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। चलो इससे पहले हम समझते हैं कि आखिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि जब तक आप विद्युत क्षेत्र नहीं समझोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर हमारे पास कोई आवेश है ना, अगर कोई हमारे पास आवेश है ना, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। इसके चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। मैं इस तरह बना देता हूँ, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, आपके इलाके के प्रधान जी हैं ना, या फिर क्या कह सकते हैं कि आपके इलाके के विधायक जी हैं, तो उनका अपना एक क्षेत्र है जिसमें क्या होता है, उनका रुतबा चलता है। अब देखो, जब उनके इलाके में कोई दूसरा आदमी जाएगा तो क्या होगा, उस पर बल लगेगा, उस पर विधायक जी दबाव डालेंगे, ठीक है, उस पर बल लगाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ भी जो आवेश है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, ठीक है, और इसके एरिए में अगर कोई दूसरा आवेश यानी Q0 आ जाएगा तो इस पर क्या करेंगे, विधायक जी बल लगाएंगे। तो जितनी दूर तक इनका पावर चलता है, जितनी इनके चारों तरफ जितनी दूर तक इनके प्रभाव का अनुभव होता है, यही जो क्षेत्र होता है, यही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आपके अगर घर में मतलब कि गाय भैंस होगा तो आप समझते होंगे कि वो जो है उसके जैसे खूंटे से बांध देते हो तो उसके चारों तरफ जो है ये घूम कर एक क्षेत्र बना लेती है, वो उसका क्षेत्र बन जाता है। जब उसके अंदर जाओगे तो लात मारेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह ये आवेश का क्षेत्र है, और इसी आवेश के क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कहते हैं इसी आवेश के क्षेत्र को, और इसमें अगर कोई दूसरा आवेश चला आएगा तो उस पर बल लगेगा, ये समझ लेना, ठीक है। इसी यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश आने पर बल का अनुभव करता है, वही क्षेत्र जो होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसे ई से लिखते हैं। समझ में आ क्या होता है कि हाँ, अगर कोई आवेश है, सिंपल सी बात है भैया, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा जिसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। यही जो क्षेत्र होगा इसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब इसमें जो दूसरा आवेश कोई Q0 अगर घुस आएगा तो उस पर बल लगेगा, ठीक है। समझ में आया? चलो अब समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो समझ में नहीं आएगा ना, है ना, समझ में नहीं आएगा। चलो हम इसको उदाहरण के जरिए समझाते हैं भाई, ठीक है। देखो, मैंने अभी बताया, क्या बताया, मैंने अभी बताया, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है। हाँ चलो, अभी मैंने बताया कि जब कोई आवेश होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है ना, जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना, इसे ही तो कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और जब मैंने एक और बात मैंने बताई कि जो है जब कोई दूसरा आवेश इसमें घुस आएगा तो उस पर बल लगेगा, है ना, तो इस बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कोई ये क्या है, एकांक परीक्षण आवेश, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जो एकांक परीक्षण आवेश है इसके जिस क्षेत्र में जब आ जाएगा तो क्या होगा, इस पर जो है बल लगेगा, तो उसी बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, ठीक है। समझ में आ? चलो, और हम इसे किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। और यही बात जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है, यही बात हमने यहाँ पर लिखा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था ना, अब समझ में आ गया ना कि हाँ, कोई आवेश होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, उसमें कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो बल का अनुभव करता है, और जिस बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसे ई से लिखते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, F/Q0। यानी कि देखो, F बराबर क्या होता है हमारा आवेश, एकांक आवेश, और F बराबर बल, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, अगर आपको कभी परिभाषा लिखने में दिक्कत होती है तो नीचे वाले को क्या करो, एकांक पकड़ो, इसको क्या करो, एकांक पकड़ो। ऊपर अगर W है तो लिखो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और यहाँ पर क्या है, F है यानी बल है, तो क्या कहोगे, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर इसका मात्रक लिखना होगा तो बहुत आसानी से लिख लोगे, ठीक है। ये देखो यार, यहाँ पर जो है गलत हो गया, ठीक है। ये देखो, इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम होगा। क्यों? देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से आप इसका मात्रक भी लिख लोगे। कैसे? देखो, F बराबर क्या होता है, बल, है ना, मतलब कि F बराबर बल होता है, और Q बराबर क्या होता है, आवेश, है ना। ये समझ में आ गया, है ना। अब बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, है ना, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये समझ में आया कि F बराबर, यानी F क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन, उसके बाद में बटे में ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आया कि कैसे बना हमारा,
ठीक है, मात्रक तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लो भाई, यहाँ पर जो है इस तरह होगा। ठीक है, बीमा कैसे लिखोगे? अब चलो मैं बीमा भी लिखना बताता हूँ, फॉर्मूला पता है, चलो बीमा लिखते हैं इससे। एफ की बीमा यानी कि बल की बीमा क्या हो जाएगी, MLT की पावर -2 और उसके बाद में ये माइनस में, उसके बाद में नीचे क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको ऊपर लेकर जाओगे भैया तो ये माइनस, देखो MLT की पावर -2 है। ठीक है, तो देखो एक ए वहाँ पर है नहीं, है ना, तो ए जो है इसमें -1 जुड़ जाएगा और टी जो है ऊपर -2 पहले से है, एक टी और जाएगा तो -3 हो जाएगा। यानी हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीमा MLT की पावर -3 और ए की पावर -1। ठीक है, समझ में आया? बीमा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारा आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखना। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया। ठीक है, चलो अब इसके बाद आ जाता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब नाम से यार सुनने में तो लग रहा है कि ऐसा कोई चीज़ है जो दो है। हाँ, सही पकड़े हैं। क्या है वो? है आवेश। क्या है? दो आवेश है। ठीक है, जो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं और दोनों जो है विपरीत प्रकृति के हैं। यानी हम क्या करते हैं, जब कोई दो आवेश लेते हैं, ठीक है, हम दो आवेश लेंगे और इनको कुछ दूरी पर रख देंगे। कितनी दूरी पर रखेंगे? 2l दूरी पर। ये दूरी याद रखना, 2l दूरी पर। ये इसे कहते हैं अल्पतम दूरी। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, 2l दूरी पर रख देंगे और जो आवेश होंगे वो दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे। यानी कि एक क्या है, धनावेश। ये देखो एक क्या है, धनावेश है, और जो दूसरा यहाँ पर नहीं, एक ये है, ये वाला ऋणावेश है, ये वाला धनावेश। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ऋणावेश है, दूसरा धनावेश है और एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं। तो जो पूरा निकाय बनकर, ये सिस्टम बनकर तैयार होता है, ये हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ये समझ लो पहले। ठीक है, यही हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। यानी वह निकाय जिसमें कोई दो आवेश, ठीक है, ये दो आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश। ठीक है, जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। ठीक है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी 2l पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? बस सिंपल सी बात है भैया, दो आवेश लो, विपरीत प्रकृति के हो, मतलब कुछ दूरी पर रख दो। कितनी दूरी पर? 2l दूरी पर। तो हमारा जो निकाय बनकर पूरा सिस्टम बनकर तैयार होगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये समझो। अब इसमें से क्या करो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से लिखते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, इसे P से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, समझो। P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि क्या करो, इसमें से कोई एक आवेश उठा लो, एक आवेश उठा लो, कोई सा उठा लो। चलो मैंने ये उठा लिया, ये मैंने उठाकर लिख दिया और इसको लिख दिया। उसके बाद गुणा करो, उसके बाद गुणे में क्या लिखो, इनके बीच की दूरी, इसको गुणा कर दो। ठीक है, उसके बीच की दूरी को गुणा कर दो इसको इससे। यानी दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी है 2l, उसको गुणा कर दो, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस सिंपल सी बात है यार। वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा है ये, इसमें से क्या करो, इस दोनों में से कोई एक आवेश लो और उसके बाद में इसको गुणा कर दो इनके बीच की जो दूरी है उससे, तो ये हमारा बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P। ठीक है, समझ में आया? यानी P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P बराबर 2l3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है मात्रक कैसे निकालोगे, देखो आवेश ये क्यों, क्या है आवेश का मात्रक कूलाम, l क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, चलो अब इसके बाद में बीमा क्या हो जाएगी, बीमा भी लिख लोगे। कैसे, आवेश की बीमा होती है AT। ठीक है, उसके बाद में ये L है, L क्या है, लंबाई की बीमा क्या होती है, L। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, LAT लात, है ना, या फिर LTA भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया है LTA, बीमा बराबर LTA। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप। तो मात्रक भी बता दी हमने और बीमा भी बता दिया। इसके बाद आ जाता हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या आप सभी को वैद्युत बल रेखाएं पता है? वैद्युत बल रेखाएं, हाँ वही वैद्युत बल रेखाएं जो धनावेश से निकलकर उसके बाद में ऋणावेश पर जाती हैं, है ना, धनावेश पर निकलकर ऋणावेश में जाती हैं, वही वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वही वैद्युत बल रेखाएं। और जब हम उनके किसी बिंदु पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं, यानी E बताती हैं, है ना। तो उसी वैद्युत बल रेखाएं, वो आपको पता होगा, पता है यार, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा है। अब देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वही जब वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वही विद्युत बल रेखाएं मान लो गुजर रही हैं, ठीक है, जा रही हैं, कोई टेंशन है नहीं इनको, ठीक है, जा रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्या करती हैं, जब इनके बीच कोई मतलब कोई बंद पृष्ठ आ जाता है और जब ये इससे गुजरने लगती है ना, तो इनको विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है, हाँ ये विद्युत बल रेखाएं ही, लेकिन जब वो किसी बंद पृष्ठ से गुजरती हैं तो उनको विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। ये समझो, यानी कि जैसे देखो तुम्हारे गांव में क्या होता है, जैसे आपको जो भुट्टे वाला लावा नहीं होता जिसे आप लावा बोलते हो, और जब उसे पैकेट में पैक कर देते हो तो उसे पॉपकॉर्न बोल देते हो, है ना। बाहर क्या है लावा, अंदर पैकेट के अंदर पॉपकॉर्न। तो उसी तरह ये बाहर क्या है, ये विद्युत बल रेखा है और अंदर चली गई तो विद्युत फ्लक्स बन जाएगी।
है ना। यानी किसी बंद कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाली, देखो यहाँ गुजर रही है, तो उससे गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी उनको क्या कहेंगे, विद्युत फलक कहेंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फलक उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी जितनी भी विद्युत बल रेखा यहाँ से गुजर रही हैं इन्हीं को क्या कहेंगे, विद्युत फलक कहेंगे। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर बाहर से जाएगी ना तो इसको नहीं कहेंगे, यहाँ से जो अंदर से जा रही है सिर्फ इन्हीं को विद्युत फलक कहेंगे। ठीक है, यानी जो पैकेट में लाओ होगा उसी को हम पॉपकॉर्न कहेंगे, जो थाली में रखा होगा उसे हम चबेना ही बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब समझ में आया। उसके बाद अगर देखो एक बात और है, इसको हम फाई ई से लिखते हैं और फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए। ई बराबर यहाँ पर क्या होता है, ई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए जो है ये क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, जो कि तल के लंबवत होता है। समझ में आया। अब देखो इसकी निर्भरता कभी कभी पूछ ली जाती है। अगर मैं आपसे निर्भरता पूछूं, अगर अच्छा ठीक है आप बताओ कि अगर जो है एक पाइप से जो है पानी बह रहा है, ठीक है, अब इससे पानी बह रहा है, ठीक है, मुझे बताओ कब पानी कम बहेगा कब पानी ज़्यादा बहेगा। आप बताओगे भैया, पाइप को जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बताएंगे भैया पानी अगर बड़ा होगा, ये जो इसका मुँह है थोड़ा सा बड़ा होगा तो पानी बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हो। हाँ, अगर कोई थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होंगे वो बताएंगे कि भैया अगर ये पानी जो है खूब तेज़ी के साथ आ रहा है, यानी इसकी रफ्तार जो है, इसकी तीव्रता जितनी तेज होगी उतना पानी निकल जाएगा। अच्छा, मतलब तीव्रता भी, ठीक है, यानी ये दो बातों पर निर्भर करेगी, क्षेत्रफल और तीव्रता है। तो तीव्रता और क्षेत्रफल का जो गुणा होता है यही विद्युत फलक बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो अब देखो मात्रक कैसे लिखोगे, मात्रक कैसे लिखोगे तो देखो ये जो फाई ई बराबर होता है ई डी ए। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने यहाँ पर अभी मात्रक हमने निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखो ए क्या है, ए क्या है, यह है विद्युत, सॉरी ये देखो यहाँ पर हमने इसको देखो कैसे निकालेंगे, अब बीमा कैसे निकालेंगे। देखो फाई ई बराबर होता है ई डी ए, तो देखो ई का जो ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, है ना, एफ बटा क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सॉरी बीमा। ये देखो यहाँ पर हमने निकाला था, क्या निकाला था, एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ठीक है, पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा एम एल टी की पावर -3 और फिर ए की पावर -1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अब क्या करो, अब गुणे में क्या है, ए है यानी कि क्षेत्रफल, तो गुणे क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वो होता है ए स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर होता है। तो इसको जब इससे गुणा कर दोगे तो ये सिंपल सा ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं जा रहा है भाई, मैं बोर्ड पर बता दूंगा भाई। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया मैं बोर्ड पर बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बस इतना समझो। ठीक है, तो मात्रक भी बता दिया हमने, बीमा भी बता दिया, और हमारा अगला टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है गॉस की प्रमेय, यानी गॉस लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस के चच्चा ने कुछ बताया नहीं, जैसे कि हमने बताया नहीं कि सबको पता था विद्युत फलक से ये जो है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि अगर जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो कितनी गुजरेंगी, इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया। ठीक है, और आज इनका नाम हो रहा है ना। तो ठीक है, तो इन्होंने बताया क्या कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये रहा बंद पृष्ठ, और इससे जो है विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो कितनी गुजरेंगी, अगर पहले तुम पता करो उस पर आवेश कितना है। हमने कहा हाँ प्लस क्यू आवेश है, तो उन्होंने कहा जितना आवेश होगा ना उसका 1/ε0 गुना होगा। अच्छा, यानी क्यू आवेश है तो इसका 1/ε0 गुना, अच्छा यानी क्यू गुणे 1/ε0। हाँ यही बात। ठीक है, यानी क्यू बराबर क्यू मतलब सॉरी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ε0, इसे फाई ई से लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो इन्होंने क्या बताया कि जितना आवेश है क्यू, मतलब अगर कोई बंद पृष्ठ से उससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है तो पता करो उस पर आवेश कितना है। हाँ, आवेश हमने पता चल गया कि हाँ क्यू है, तो बताया कि जो विद्युत फ्लक्स होगा यानी फाई ई, अगर उसे पता करना है तो उसका 1/ε0 गुना कर दो, यानी 1/ε0। ठीक है, तो ये हमारा बनकर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0 बनकर चला आएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर जो है इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पर क्यू लिख लो। ठीक है भाई, क्यू अपॉन ε0 होता है। अब देखो आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा था कि फाई ई बराबर ई इंटू डी ए भी होता है ना, पढ़ा था अभी पीछे, है ना। यहाँ पर ये देखो, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये देखो ये समझाता है यहाँ पर। ठीक है, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए होता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए हो जाएगा, और फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0 भी होता है। यानी ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह आप लिख सकते हो इससे। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर मैंने जो लिखा है उसको दिखाने से ज़्यादा आपको मैंने बोलकर समझाया है ना। बाकी जो मैंने वैसे लिख दिया है ताकि आप जब इसको पीडीएफ दूं मैं आपको तो आपको पढ़ने में आसानी हो। इन्होंने यही बताया कि हाँ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, समझ में आया। यानी अगर कोई पृष्ठ है भैया तो उस पर अगर कितने आवेश हैं प्लस क्यू, तो अगर उससे गुजरने वाला जो कुल आवेश होगा, कुल विद्युत फ्लक्स होगा, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, जो कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई होगा। ठीक है, समझ में आया, यानी फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0। ठीक है,
ये, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि फाई बराबर ई इंटू डी ए भी होता है, ई डी ए भी होता है। ठीक है, तो कैसी लगी आज की ये क्लास कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी। ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस जो है हमारी आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, अपना ख्याल रखना।